हम्म, देखेंगे किसी भी सरकार में, शासन के अंग में बात करेंगे तो किसी भी सरकार या राज्य व्यवस्था में सामने मूलतः तीन चुनौती होती है, ठीक है। सबसे बड़ी चुनौती जी क्या होती है? तो सबसे बड़ी चुनौती से कानून को बनाना, ठीक है, कानून को बनाना। जी सर। दूसरा जो होता है, कानून बन गया, ठीक है, कानून के अनुसार मतलब क्या करना? शासन काम कार्य का करना। मतलब संचालन करना। अब बात करेंगे जब कानून जो बनेगा तो शासन कार्य का जो संचालन जो होगा, तो जाहिर सी बात है लोगों के बीच में विवाद भी होगा। होगा कि नहीं होगा विवाद? जी इतना सर बड़ा है। देश है, कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे, विवाद तो कर ही लेंगे ना। तो ऐसे व्यक्ति का जब हम्म, आपसी विवाद या व्यक्ति की सरकार का विवादों के समाधान के लिए न्याय व्यवस्था संचालन करने की चुनौती होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे सर मतलब ये न्याय व्यवस्था को मतलब क्यों मतलब संचालन करने की मतलब चुनौती इसलिए होती है क्योंकि देश में विवाद होगा, देश भरा विवाद होगा। अब विवाद को संभालने के लिए आपको क्या चाहिए? तो एक न्यायिक व्यवस्था चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जी सर। प्रत्येक शासन व्यवस्था में तीन मूल चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपयोग किए मतलब क्या किए जाते हैं? तो उपाय किए जाते हैं, ठीक है। और इन तीनों व्यवस्था हम्म, के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान के, ये चुनौती जो है, ये तीन व्यवस्था के अनुसार इन चुनौती के पूरी तरीके से क्या क्या समाधान कर लिया जाएगा। और यही शासन के अंग कहलाते हैं, जो कि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो शासन के अंग की बात करते हैं तो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते बोलिए। हैं? तो सबसे पहले होता है विधायिका, विधायिका। दूसरा जो होता है कार्यपालिका, और हम्म, तीसरा जो होता है न्यायपालिका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी अब सर। इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे विधायिका, जिसको लेजिस्लेटर कहते हैं, इसका काम क्या होता है? तो विधायिका का कार्य मतलब होता है कानून का निर्माण करना। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। आप बोलोगे सर मतलब विधायिका का काम जो कानून का निर्माण करना होता है, आपने जैसा बताया, तो बात करेंगे हम्म, विधायिका में कौन कौन आएंगे, ठीक है। तो मन में ये प्रश्न आएगा सिर्फ विधायिका में कौन कौन आएंगे? तो विधायिका में अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो सेंट्रल में लोकसभा राज्यसभा जो होगा विधायिका में आ जाएगा। स्टेट में हम्म, बात करेंगे तो स्टेट में विधानसभा, ठीक है। अब विधान परिषद जहां पे उपस्थित है वो सारे के सारे मतलब क्या होंगे? विधायिका के पार्ट होंगे, ठीक है। देखेंगे जी सर। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो वर्तमान सार्वजनिक व्यवस्थाओं में विधायिका आमतौर पर दो सदनों से मिलकर बनी होती है। जैसे भारत में बात करेंगे तो भारत में आपको लोकसभा राज्यसभा होगा। इसमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। बोलोगे सर भारत में एक सदन जो होता है जनता के द्वारा डायरेक्ट जो चुना जाता है, कौन सा सदन है? तो जाहिर सी बात है, लोकसभा के जो लोकसभा। सदस्य जो होते हैं जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, ठीक है। और उनकी कानून जी के सर। निर्माण में मतलब प्रमुख भूमिका होती है। भारत में लोकसभा इसी भूमिका में है। दूसरे सदन की जरूरत मुख्यतः उन देशों में होती है जो संघात्मक ढांचे के अनुसार संगठित होते हैं और संघात्मक ढांचा को सुरक्षित बनाए रखते हैं के लिए एक दूसरे सदन के सभी राज्यों प्रांतों को कुछ प्रतिनिधियों को लिया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे हम्म, दूसरा सदन जो होता है राज्यसभा, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो दूसरा सदन जी जो सर। होता है भारत में राज्यसभा है, जिसको अपर हाउस कहते हैं। तो इसमें विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधि मतलब आते हैं, वो भी मतलब कानून बनाने जैसी प्रक्रियाओं में मतलब लोकसभा की तरह ही मतलब समान रूप से मतलब क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बात करेंगे तो ऐसे सदन को सीनेट कहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब भारत में अगर बात करें तो ऐसे सदन को मतलब क्या कहते हैं? राज्यसभा के रूप में जानते हैं, ठीक है, पहले भी बात किया हूं। चूंकि अधिकांश कानूनों के निर्माण के लिए इसी सदन की सहमति की आवश्यकता होती है, इस सदन की उपस्थिति से यह सुनिश्चित होता रहता है कि केंद्र सरकार राज्य की शक्तियों को छीन न ले। अब यहाँ पे केंद्र सरकार क्या होता है? बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाएगी तो कानून किस पे मतलब लागू होगा? राज्यों के ऊपर लागू होगा। तो सरकार इन चीजों का मतलब ध्यान में रखती है, से राज्यों का मतलब नेतृत्व करने के लिए कोई एक ऐसी संस्था हो जो कि मतलब क्या करेगी? राज्यों का मतलब क्या करेगी? प्रतिनिधित्व करेगी। इसी क्रम में मतलब क्या होता है? राज्यसभा होता है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा जी का सर। सदस्य मुख्य रूप से राज्यों से ही आते हैं, राज्य के विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। जैसे बोलेंगे सर बिहार में हम्म, राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो 16 सदस्य जो कि बिहार का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जी। जो कि बिहार के विधानसभाओं के सदस्यों से चुनकर आए हैं, दस ठीक है। हम्म, बिल्कुल। ज्ञात तो हो कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था उनका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। वहां की राजनीतिक प्रणाली का एकात्मक है, इसलिए वस्तुतः वहां दूसरे सदन की जरूरत नहीं है। किंतु जब भी वहां लॉर्ड सभा के रूप में दूसरा सदन रखा गया, हालांकि उनका मूल कार्य अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना है और कुछ अति विशिष्ट एवं गणमान्य लोगों को संसद में शामिल करने का मौका देना, न कि प्रांतों या स्थानीय निकायों के अधिकारों की रक्षा करना। यहाँ पे अमेरिका और भारत के बारे में जान लीजिए, जबकि ब्रिटेन में भी एक दूसरा सदन आपको देखने को मिलता है, जो कि अपर हाउस देखने को ब्रिटेन में, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉर्ड्स बोलते हैं। तो लॉर्ड्स तो है, लेकिन लॉर्ड्स क्या भारत में राज्यसभा और अमेरिका में सीनेट की तरह ही मतलब कानून बनाती है? तो नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती है?
नहीं बनाते, इसलिए ब्रिटेन संसद को बोला जाता है। ब्रिटेन संसद प्रकृति में कैसे एकात्मक है, कैसी है, एकात्मक है। कि भारत की संसद की बात करेंगे, भारत क्या है, संघात्मक है, क्या है, संघात्मक है। संघात्मक शासन संघात्मक है। प्रणाली में दो प्रकार का मतलब क्या होगा, हाउसेस होंगे, जबकि एकात्मक में नहीं होगा। लेकिन फिर भी वहां पे लॉर्ड जी। सभा है। तो क्यों है, तो वहां पे ब्रिटेन जो है ना अपने परंपरा को बहुत अधिक मानता है, ठीक है, परंपरा को बहुत अधिक मानता है। इसलिए परंपरा को सुनिश्चित करने के लिए वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स अभी भी आपको देखने को मिलता है। न कि मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसलिए बना दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समाज में गणमान्य लोग हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, फिर भी उनको संसद बनाना है। तो वैसे अति विशिष्ट में गणमान्य लोगों को संसद, गणमान्य संसद लोगों को संसद में शामिल होने का मौका देना, न कि मतलब वहां का जो राज्यसभा जो है या फिर वहां का जो लॉर्ड्स हाउस जो है वो मतलब अपने प्रांतों या फिर स्थानीय इकाओं की अधिकार की रक्षा करना उसका काम ही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखें, मतलब हम्म। वहां का जो अपर हाउस जो है वह केवल नाम मात्र का है, जबकि भारत में राज्यसभा और सीनेट जो है क्योंकि बहुत अधिक मतलब मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। और वो मतलब क्या करती है, तो वो मतलब क्या करती है, तो राज्यों का मतलब क्या करती है, तो प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी सर। समझ गए। जी। आप चलेंगे आगे। अब यहाँ पे चलेंगे, आमतौर पर प्रांतों की विधायिका एक सदनीय है, ठीक है। राज्यों या प्रांतों की विधायिका आमतौर पर एक सदनीय है। आप बोलोगे सर एक सदनीय क्या होता है, तो आप राज्यों में चले जाए फिर प्रांतों में चले जाए तो ज्यादातर जगह पे आपको एक सदनीय विधायिका मिलेगी, जिसको हम लोग विधानसभा कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखें क्या जी बोलते हैं सर। उसको, तो विधानसभा कहते हैं। लेकिन कुछ विधानसभा। राज्यों में आपको द्विसदनीय विधायिका भी देखने को मिलती है, जहाँ बिहार में ही चले आए तो यहाँ पे एक तरफ विधानसभा है तो दूसरी तरफ विधान परिषद है। लेकिन कितने, भारत में 28-29 राज्य है, लेकिन 6 राज्यों में ऐसी व्यवस्था क्या है कि नहीं, मात्र 6 राज्यों में ऐसी व्यवस्था है ना, ठीक है। हम्म। विधानसभा कहते हैं, संविधान में व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य में विशेष जरूरत महसूस हो तो दूसरे सदन के तौर पर विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। विधायिका के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के तौर पर विधायकों को अपनी सहमति मतलब क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। प्रदान तो करती है। विधायिका के एक रूप में भारतीय राष्ट्रपति भी होता है, क्योंकि संसद में राज्यसभा, लोकसभा और साथ में क्या होता है, राष्ट्रपति के मिलने से भी भारतीय संसद का मतलब क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बता जी। दिया विधायिका। कोई अगर पूछेगा विधायिका का मुख्य कार्य क्या है तो क्या बताएंगे, विधायिका का कानून मुख्य बनाना। काम कानून का निर्माण करना, ठीक है, क्या, हम्म। कानून कानून का का निर्माण करना। निर्माण करना, सिंपल सी बात है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसको लेजिस्लेटर का मुख्य काम है कानून का निर्माण करना। अब बोलोगे सर विधायिका क्या कार्यपालिका बन सकती है क्या, अब बोलोगे सर विधायिका जी कार्यपालिका हो बन सकती है, सकती। बिल्कुल हो सकती है विधायिका कार्यपालिका। अब बोलोगे सर विधायिका कार्यपालिका कैसे होगी, तो विधानसभा में जो मंत्री जो चुने जाते 15%, तो मंत्री जो चुन लिया जाएगा ना, हम्म। तो मंत्री कार्यपालिका का पार्ट हो जाएगा, किसका पार्ट हो जाएगा, कार्यपालिका का। कार्यपालिका का पार्ट हो जाएगा। आप हम बताएंगे कार्यपालिका किस तरीके से काम करे, कार्यपालिका का दो पार्ट में बताएंगे, समझिएगा इसको जरा ध्यान से, इसको समझिएगा, ठीक है। अब देखेंगे कार्यपालिका भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक होता है, क्या होता है, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। तो अब समझिए कार्यपालिका को, समझिए सिंपल समझिए, ये समझिए प्राइवेट नौकरी है। कार्यपालिका का कौन सा है, प्राइवेट नौकरी, ठीक है, जो 5 सालों के बाद चली जाएगी। कितने सालों के बाद चली जाएगी, 5 सालों के बाद चली जाएगी, ठीक है। और ये बात करेंगे, ये हम्म। कौन होता है, सरकारी नौकरी जो हमेशा रहेगा, ठीक है। कब तक रहेगा, हमेशा। आप बोलोगे सर मतलब क्या होता है, तो राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आएगा, तो राजनीतिक कार्यपालिका में बात करेंगे तो मंत्री आ जाएंगे। मंत्री साहब हमेशा हम्म। रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। पांच नहीं। साल के बाद उनका शासन खत्म होगा, वो निकल लेंगे, ठीक है, ये नौकरी उनकी चली हम्म। जाएगी। लेकिन सरकारी कार्यपालिका भाई साहब हमेशा रहेगा, ठीक है। इसमें एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, डीएम हो गया, दरोगा साहब हो गया, कोई सरकारी अधिकारी हो गया, ये सब क्या है, ये सब मतलब अस्थाई कार्यपालिका है, ठीक है। इनके जो विधायिका जो नियम जो बना दिया, उस नियम को पूरा करने के लिए कौन होगा, कार्यपालिका होगा, ठीक है। कार्यपालिका। सरकार के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं। इसके आशय उस व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह से होता है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार मतलब क्या करता है, शासन चलाता है। अब मतलब विधायिका ने कानून बना दिया, तो गाड़ी चलाने के समय हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 500 रुपया का जुर्माना देगा। तो कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना हुआ तो विधायक जी को पकड़ के लाएगा, सब पकड़िए व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना, आपने नियम बनाई। नहीं सर। विधायक तो संसद को तो पकड़ के नहीं ला सकते हैं,
उसकी जगह पे कार्यपालिका किसको इम्प्लीमेंट बोलेंगे? करवाएगा। पुलिस को बोलेंगे, ठीक है। किसको किसको बोलेंगे? पुलिस को बुलाएं। कौन इंटरमीडिएट करेगा? तो पुलिस इंटरमीडिएट करेगा, न कि मतलब जिसने नियम बनाया विधायक या फिर संसद नहीं आएगा, ठीक है। डेट मीन पुलिस जो होगा यहाँ पे कार्यपालिका न्यायपाल सॉरी व्यवस्थापिका ने सॉरी विधायिका ने जो नियम बनाई है उस नियम को फॉलो करवाने के लिए कार्यपालिका आएगी। डेट मीन पुलिस व्यवस्था किसका पार्ट है? तो कार्यपालिका का पार्ट है। किसका पार्ट है? कार्यपालिका का पार्ट है, ठीक है। नगर निगम किसका पार्ट हो जाएगा? कार्यपालिका का पार्ट होगा। डीएम साहब किसका पार्ट होगा? कार्यपालिका का पार्ट होगा, ठीक है। समझ गए? जी सर। मतलब जो भी कानून बना उस कानून को लागू कराने वाले जितने भी अधिकारी जो होंगे सबके सब मतलब क्या होंगे? कार्यपालिका का कार्यपालिका। ही पार्ट होंगे, ठीक है। जो कानूनों को जी। लागू करता है वो कौन है? कार्यपालिका है। जो कानूनों को बनाता है वो कौन है? विधायिका है, ठीक है। और जो विधायिका। कानूनों को जी सर। बना दिया और फिर भी आपने कानून को तोड़ दिया, डेट मीन्स आपने क्या किया? विधायिका के बनाए गए नियम को तोड़ा, मतलब दंड के भागी है। तो आपको दंड देने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका करेगा, ठीक। न्यायपालिका, जी कितना सर। आसान है सिस्टम समझना पॉलिटी का, ठीक है। बहुत इजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला भाई साहब राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है, ठीक है, जिसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या होता है? तो कार्यपालिका का सर्वोच्च स्तर पे होती है, ठीक है। कार्यपालिका का सर्वोच्च बोलेंगे सर राजनीतिक कार्यपालिका सर्वोच्च स्तर होता है, बिल्कुल। मंत्री साहब चले जाएंगे डीएम के ऑफिस में, डीएम खड़ा हो जाएगा, नहीं सब मंत्री साहब आए, ठीक है। भले मंत्री साहब पांचवा पास है, डजेंट मैटर, डीएम यूपीएससी पास करके गया है, कोई मैटर नहीं। मंत्री साहब आ गए तो डीएम को क्या करना? मंत्री साहब जो आदेश देंगे डीएम को मानना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री साहब क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका में दो पार्ट हम लोग पढ़ा। एक हम लोग पढ़ा पॉलिटिकल के बारे में जाना, एक हम लोग जाना का परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है जिसको अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं, इसमें उच्च पदाधिकारी तो होते हैं लेकिन वो मतलब किसके नीचे काम करेंगे? तो राजनीतिक कार्यपालिका के नीचे राजनीतिक काम करेंगे, कार्यपालिका। ठीक है। इसीलिए मुखिया, इसीलिए बात के विधायक जब चाहता तब जाके थानेदार को धमका देता है, ठीक है। संसद जब चाहता तब जाके डीएसपी एसपी को क्या करता है? धमका देता है, क्योंकि बोलता है भाई हम क्या है? कार्यपालिका है। हम कौन सा कार्यपालिका है? राजनीतिक कार्यपालिका। भले ही 5 साल राजनैतिक। के लिए बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या है? तुमसे बड़े हैं। और विधायक जो अधिकारी जो होते वो भी सोचते था ठीक है बहुत कूद रहा है ना, कितना साल कूदेगा, 5 साल के बाद तो फिर तुमको जाना ही है। हम तो क्या फिक्स है, क्योंकि हम क्या है? लेकिन सर हम कमाई जो में है 5 साल में बहुत कमा लेता है। बिल्कुल ठीक है। हम क्या है? जी। हम अस्थायी कार्यपालिका, हम तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तुम तो 5 साल के लिए हो, तुम तो चले जाओगे, लेकिन अस्थायी कार्यपालिका के ऊपर कौन सा होता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका होता है, ठीक है। राजनैतिक ध्यान में कार्यपालिका। देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। देखेंगे जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से सुनती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से चुन ले या फिर परोक्ष रूप से। बोलोगे सर प्रत्यक्ष रूप से किसे चुनेगी? तो संसद। संसद क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका का पार्ट है जो कि प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आप परोक्ष रूप से किसे हम्म। चुनेंगे? तो परोक्ष रूप से भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल, अमेरिका में राष्ट्रपति, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो ये सारे के सारे मतलब क्या है? तो ये राजनीतिक कार्यपालिका का ही मतलब क्या है? पार्ट है, ठीक है। आप चलेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो इसमें वे उच्च अधिकारी होते हैं जो अधिकारी तंत्र के अंग होते हैं, ठीक है। अधिकारी तंत्र मतलब ब्यूरोक्रेट, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जो बोलते हैं उसके अंग होते हैं, जिनका कार्यकाल किसी तरह से निर्वाचन पर निर्भर नहीं करता। ये निर्वाचन पर एक बार नौकरी हो गया तो तब तक रहेंगे जब तक रिटायर न हो जाए, ठीक है। भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका का निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होता है, ठीक है। ये बड़ा वो है, इसीलिए बोला जाता है कितना भी पढ़ लिख के मिनिस्टर बन जाइए, सॉरी अधिकारी बन जाइए, पांचवा छाप अंगूठा सा मिनिस्टर भी आपको आदेश दे सकता है। इसीलिए बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर में मतलब अस्थायी कार्यपालिका मतलब क्या करेगी? काम करेगी, ठीक है। इसमें शामिल लोगों का प्रशासन देख क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल होती है, ठीक है। आप बोलोगे ये राजनीतिक कार्यपालिका में तो कोई गधा ही भी मतलब मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। बैल भी बन सकता है, ठीक है। जी। जैसे बात करेंगे लालू यादव का बेटा, क्या नाम है उसका? तेज प्रताप, ठीक है। कोई लायक नहीं है लेकिन वो भी मिनिस्टर बन बैठा है। वह भी अपने डिपार्टमेंट के 10 आईएएस को आदेश दे सकता है, ठीक है। पढ़ा लिखा भी नहीं है फिर वो भी बना हुआ है, ठीक है। 9वां पास है तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका के पार्ट है। उसके पीछे पीछे एक असिस्टेंट घूमेगा, पर्सनल असिस्टेंट, जो कि क्या है? मतलब आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मतलब विभाग को आदेश दे सकता है। जिला में लगभग 150-200 आईएएस होता है,
पूरे मतलब स्टेट में बात करेंगे तो कम से कम 250 आईएएस होगा, ठीक है, 200-250 आईएएस होगा, सबको नचा सकता है वो। क्योंकि मतलब क्या होता है, भारत के संविधान के अनुसार अस्थायी कार्यपालिका किसके अनुसार काम करती है, राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर में काम करती है। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका में जो काम करने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही दक्षता हासिल होते हैं, ठीक है। आप किसी को मान लीजिए विदेश सचिव बनाना है, तो विदेश सचिव किसी मतलब बात कीजिएगा उद्योग विभाग के व्यक्ति को नहीं बना सकते। जिनको विदेश के क्षेत्र में मतलब विशेष नीति हासिल होगी वही व्यक्ति विदेश सचिव बनेगा, ठीक है। इसीलिए मतलब फॉरेन सर्विस हमारे यहाँ इसी तरह से एक सर्विस होता है जिसको फॉरेन सर्विस बोलते हैं, जिसको आईएफएस बोला आईएफएस जाता है, है, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस। ठीक है। और इसी के जो अधिकारी जो होते हैं उनको विदेश सचिव बनाया जाता है, फिर एम्बेसडर बनाया जाता है, क्योंकि उनको उन क्षेत्र में कार्य करने की मतलब क्या है, दक्षता मतलब हासिल है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। इसीलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित है वहां स्थायी कार्यपालिका के सदस्य उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। आप कभी कभी देखिएगा मतलब राजनीतिक कार्यपालिका कोई तो गधा लोग होता है, कुछ आते नहीं रहता, नेता लोग होता है, 5वां पास होता है, लेकिन फिर भी देखिएगा देश चल रहा, अगर इन लोगों के भरोसे अगर छोड़ दिया जाए तो देश को कब्बे डुबा देते। ये लोग देश थोड़ी नहीं चलाते, इसलिए देश को आईएएस चलाते। कौन चलाते हैं, आईएएस चलाते, क्योंकि आईएएस को शासन और प्रशासन में विशेष दक्षता हासिल करती है। तो ये लोग चुपचाप रहेंगे। मोदी जी भी मतलब कहीं पे क्या होगा, फंस जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आईएएस अधिकारी से पूछेंगे बताइए क्या करना चाहिए, तो आईएएस अधिकारी बोलेंगे ऐसे करेंगे तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। हर विभाग में बहुत सारे आईएएस अधिकारी होते हैं, तो वो अपने नेताओं को मतलब क्या कहते हैं, बताते से सर इस तरीके से कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। मतलब शासन प्रशासन में नीतिगत चीजों को बनाने में किसकी भूमिका होती है, तो अस्थायी आईएएस की। कार्यपालिका की भूमिका अस्थायी होती है, ठीक है। कार्यपालिका। बिल्कुल ठीक है। तो जहां पे राजनीतिक कार्यपालिका, कोई मिनिस्टर हो बहुत ही ब्रिलियंट हो तो दूसरी बात है, जैसे नितिन गडकरी साहब, ठीक है, अश्वनी वैष्णव साहब, ठीक है, भाई अरुण आईएएस है वो, जेटली भी थे ठीक है, ऐसा अरुण ही। जेटली बहुत, तो वो लोग बेहतर है, वो लोग बेहतर, उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका ज्यादातर जगहों पे गधे ही होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए कौन होता है, अस्थायी कार्यपालिका होते हैं कि नहीं। क्योंकि जहां पे जी राजनीतिक सर। कार्यपालिका फंस जाएगा उसको मदद कौन करेगा, अस्थायी कार्यपालिका करेगा, ठीक अस्थायी है, कार्यपालिका। समझ गए। लेकिन फिर जी। भी राजनीतिक ले कार्यपालिका के अंदर में कौन काम करता है, तो अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी लेकिन दक्षता कार्यपालिका। में बात करेंगे, इंटेलिजेंसी में बात करेंगे तो राजनीतिक कार्यपालिका का अस्थायी कार्यपालिका क्या होगा, बाप होगा, ठीक है, समझ गए ना, जी सर। क्लियर। क्योंकि इसके अपने यस सर। विशेष क्षेत्र का मतलब क्या, एक्सपर्ट है ये, ठीक है। चलिए, आप तीसरा अंग की बात करेंगे तो तीसरा अंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है, जिनको बोलते हैं जुडिशियरी बोलते हैं, जिनको बोलते हैं न्यायपालिका बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, शासन का मतलब तीसरा अंग न्यायपालिका कराते हैं, जिसके कई कार्य होते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करना। अब विधायिका कानून बना दी और किसी लोगों ने कानून को तोड़ दिया, तो ऐसे कंडीशन में कार्यपालिका क्या करेगी, उसको पकड़ेगी और उसको जाके थाना में जाके रख देगी। लेकिन थाना में किसी व्यक्ति को तो 5 दिन 7 दिन बंद करके नहीं रह सकते है ना, क्योंकि उसको मौलिक अधिकार का क्या होने लगा, हनन होने लगा। 24 घंटा के अंदर उनको न्यायालय में पेश करना है। तो न्यायालय में जाएगा, न्यायालय सभी चीजों को सुनेंगी, देखेगी क्या विवाद है, उसके अनुसार मतलब क्या करेगी, फैसला सुनेगी, ठीक है। किंतु वर्तमान में न्यायपालिका की भूमिका काफी हद तक विधायिका के समान भी होने लगा है। इसका कारण है कि कई कानून इतने जटिल और अस्पष्ट होते हैं कि न्यायपालिका को उसकी मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है, ठीक है। अब बहुत सारे कानून के बारे में संविधान में लिखा ही नहीं गया। जिस समय संविधान बना उस समय कंप्यूटर था, नहीं था, नहीं। इंटरनेट था, नहीं था। नहीं था, नहीं। ठीक है, बहुत कुछ उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है। अब उसको लेकर जब विवाद आ रहा है, जैसे मान लीजिए उस समय कोई आईटी रूल्स नहीं था, ठीक है, कुछ आईटी रूल्स नहीं था, लेकिन आपके एटीएम से कोई पैसा निकाल लेता है, तो उस समय तो ऐसा कोई कानून ही नहीं बना ना आईटी को लेकर, धोखाधड़ी कर लेता है। तो वैसे कंडीशन में थोड़ा सा अपना न्यायपालिका भी अपना कुछ कुछ चीजों के लिए संविधान में उल्लेख नहीं है, इंग्लिश में या फिर ना आया उसके इस सब का वर्णन भी कोई सूची में नहीं है, इसके लिए एक विशेष सूची बनाया गया है, जैसे हाँ परफॉर्मा हाँ, हो बिल्कुल ठीक है, विशेष सूची बनाई है। इंटरनेट हो गया, इस सब बिल्कुल के लिए बिल्कुल, अलग सूची बनाया गया है। हाँ बिल्कुल। तो अब ऐसे कंडीशन में इसीलिए ना जिसके बारे पहले में कार्रवाई संविधान में नहीं कोई होती थी। व्याख्या ही नहीं दी गई है, तो वैसे कंडीशन में न्यायपालिका भी कभी कभी विधायिका की तरह काम करती है, कुछ कुछ कानून को बना देती है। इसलिए बोला जाता है संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका न्यायालय को। के पास है, ठीक है, न्यायपाल न्यायपालिका के पास है। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उसको व्याख्या करेगी, जहां पे संविधान मौन है तो वहां पे क्या करेगी, सर्वोच्च न्यायालय वहां पे काम करेगी। या फिर सर्वोच्च न्यायालय विधायिका को क्या बोलेगी, भाई साहब देख लो यहाँ पे तो कोई कानून नहीं बना, इसके रिलेटेड कोई कानून बनाओ। जैसे अभी मतलब आम था, अभी मतलब एक मतलब नियम निकल कर आया से मतलब ये विवाह कर सकते हैं कि नहीं, क्या नाम था इसका, एलजी क्यूबीटी क्या समुदाय जो भी है वो मतलब विवाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसके लिए मतलब विधायिका ने, समलैंगिक वाला था वो, ट्रांसजेंडर हाँ जो था ना समलैंगिक वाला, सर, बिल्कुल समलैंगिक नहीं, वाला। समलैंगिक, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर। नहीं, समलैंगिक, ठीक है।
समलैंगिक, ठीक है, समलैंगिक होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी विवाह नहीं कर सकते। इसके बारे में संविधान में लिखा नहीं, क्योंकि उस समय संविधान सभा ने क्या सोचा, उन्होंने बोला भाई साहब क्या होगा, ठीक है, उस समय दो ही सेक्स का उन्होंने बोला, एक तो मेल हो सकता है फिर फीमेल हो सकता है। अब यहाँ पे क्या एलबीजीटी है। होमोसेक्सुअलिटी हो गया, ठीक है, एलबीजीटी में मतलब लेस्बियंस का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, गे का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, तो उन लोग उस समय उतना नहीं सोच पाए, लेकिन अब ये सारी चीजें आ रही जी है, सर। तो ऐसे कंडीशन में न्यायपालिका के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ रही है, ठीक है। तो न्यायपालिका कहीं कहीं पे इसको अपने हिसाब से चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, या फिर विधायिका को क्या बोल रहा है, तुम क्या करो, इसके ऊपर एक कानून बना दो, ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका ने उस जी समय सर। 3 तलाक कोई काम नहीं किया उस समय, जिस समय संविधान सभा बनी तो उसमें 3 तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उन लोग उतना सोचा ही नहीं, लेकिन बाद में उसके ऊपर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। तो विधायिका ने उसके ऊपर कानून बना दिया था, तो विधायिका कानून बना दे या फिर न्यायपालिका अपने हिसाब से कोई फैसला मतलब सुना देता है, बाद में विधायिका देखती है उसी से मिलता जुलता कोई कानून बना दिया, फिर न्यायपालिका का फैसला ही मतलब एज ए मतलब कोर्ट के जजमेंट के रूप में रह जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला अगर कोई देती है तो उसके फैसला को अभिलेख न्यायालय के द्वारा मतलब क्या होता है, मान होता है। आर्टिकल 215 कहता है ना, कहता है कि नहीं कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर जी चाहे तो सर। अपने विवेक के अनुसार ही मतलब फैसला सुना देते हैं, और ऐसे कंडीशन में कभी कभी न्यायपालिका भी मतलब विधायिका के रूप में मतलब काम करती है, ठीक है, समझ गए। जी। बिल्कुल, ये व्याख्या तो स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लिया। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट भाई सर्वासर्वी है, कुछ बोल दिया अब मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ ना बोल, जैसे आज से मतलब ना इस समुदाय के लोग सांस नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। वो मतलब बिल्कुल भी जी सर। अनैतिक बातें हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा बात बोल दे जैसे कि सपोज समझ लीजिए आज से मतलब क्या है, तो आज से मतलब जैसे बोल दे से आज से मतलब महिला को मतलब क्या किया जाएगा, महिला को मतलब कोई भी मतलब सार्वजनिक स्थान जो है वहां पे मतलब जैसे मान लीजिए बोलते से जाने। कोई भी मतलब जो भी कॉलेज है, ठीक है, कोई भी कॉलेज वहां पे महिलाओं को मतलब पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को मुक्त कर दिया जाए, ठीक है। इस तरह का एक कोई बड़ा जजमेंट दे दे मामला और हुआ बोले था से ये तो उनके मौलिक, सबरीमाला मंदिर बिल्कुल, वाला, केरल के हाँ सबरीमाला बिल्कुल मंदिर। बोला ना वहां पे, तो उसमें हाँ विधायिका हाँ, ने कोई कौन सबरी से, वाला। विधायिका ने मतलब क्या किया, विधायिका ने कोई हस्तक्षेप किया क्या सबरीमाला मामला में, क्या बोल दिया, नहीं। तो महिलाओं के भी उसमें मतलब शामिल हो सकती है, उनके मौलिक अधिकार का मतलब के खिलाफ है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 देता, उसी को आधार बना के बोला महिला भी जा सकती है। अब वो कानून बन गया, ठीक है, अब उसके खिलाफ कौन जाएगा, रामनाथ कोई नहीं कोविंद के जाएगा, साथ भी हुआ ठीक था है, ना मामला। बिल्कुल कोई नहीं जाएगा, जिसमें न्यायाधीश निर्मित कानून या रामनाथ निर्णय कानून करता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए। रामनाथ कोविंद वर्तमान, के साथ भी सर एक मामला हुआ था ना सबरी वाला अनुच्छेद में ही। 15 का हनन हो रहा था, लिंग जाति बिल्कुल नस्ल बिल्कुल, भेदभाव कर रहा था उसके तहत। हाँ वो भी हो रहा था। हम्म। आर्टिकल 25 से 28 के धार्मिक अधिकार है उसका भी हनन हो रहा था, ठीक है। तो ऐसा कानून अगर बात कीजिए न्यायपालिका के द्वारा पारित किया जाता है जो कि संविधान में नहीं है, और न्यायपालिका अपने अनुसार से अगर मतलब अपने निर्णय के अनुसार अगर किसी तरह का अगर फैसला अगर सुना देती है, तो ऐसे कानून को, ठीक है, न्यायाधीश निर्मित कानून या फिर निर्णय कानून कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में इन कानूनों के जी सर। पृथक शाखा को महत्व दिया गया। ज्ञात हो कि उच्च स्तर के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालत के लिए पूर्व निर्णय होते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी भी समान मामले में पूर्व निर्णयों का आधार बनाना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट दे दिया तो उस फैसला को हाई कोर्ट भी मानेगा, कोई फैसला हाई कोर्ट अगर दे दिया तो उस फैसला को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगा। अब भविष्य में अगर किसी जी तरह का मामला, अगर उस तरह का मामला निकल कर आता है तो बोल सकते हैं जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामला में जैसा फैसला दे उसके अनुसार दे सकता है, नीचे लिख सकता है कि इस तरह का फैसला का मैंने इस आधार पर दिया, कानून में भले ही चर्चा नहीं है, लेकिन फलना फलना केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया था, और उसी फैसला को आधार मानते हुए मैंने यही इस नहीं फैसला होता, को सुनाया है, ठीक है। इसी को अभिलेख अभिलेख न्यायालय न्यायालय में कहते हैं, लिखा ठीक तो है, हो जाता है। जो आर्टिकल 215 में किसमें है, सुप्रीम कोर्ट 215। अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 215, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सरकार के तीनों अंग के बारे में समझा दिया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर वकील किसी